हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और उसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए आज से हम हमारी पोस्टिंग की रिवीजन क्लासेस भी शुरू करेंगे। हम सभी ने डिस्कस कर लिया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कि हम सब पोस्टिंग की क्लासेस कहाँ से चालू करेंगे। हमारी आउटपुट पोस्टिंग से, जिसे हम यूनिट पोस्टिंग भी कहते थे। आप सभी के पास में मेरे ये नोट्स तो हैं ही, तो हम शुरू करेंगे यहाँ से। पर एक बेस बिल्डिंग बना लेते हैं चैप्टर में फॉर्मली आगे बढ़ने से पहले। देखिएगा जी, याद कीजिए, जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते थे तो हम एक चीज़ कहते थे कि हमारे यहाँ पर जो मेन फंक्शन है वो ये है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। और ये सेल या तो गुड्स की होती है या ये होती है सर्विसेज की। ये बताइए, जब हम सर्विसेज के बारे में कॉस्ट निकालते थे कि सामने वाले से क्या चार्ज करना था, उन सब की कैलकुलेशन को हम हमारे यहाँ पर एक टॉपिक के नाम से कंसिडर करते थे, जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर यही चीज़ कहलाती है यूनिट कॉस्टिंग। ठीक बात है ना जी। और यूनिट कॉस्टिंग के अंदर ही हम लोग क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाते हैं। भाई मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा ये है कि सर कस्टमर से हमने जो पैसा लेना है वो किस चीज़ के लिए लेना है? गुड्स के लिए। और गुड्स एक ऐसी चीज़ है जिसे क्वांटिटी में मापा जा सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले से पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या चार्ज करें। पूरे चैप्टर की थीम ही यही है। और इन सब के लिए हमें सिर्फ दो एलिमेंट को स्टडी करना होता है। एक तो होता है कॉस्ट, एक होता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है, हमने क्लास में डिस्कस किया था। एक होता है मार्जिन, एक होता है मार्कअप। याद कीजिए, मार्जिन होता है सेल वैल्यू पर और ये हमारे यहाँ पर होता है कॉस्ट वैल्यू पर। ठीक बात है जी। वैसे भी इसके लिए हमने एक नोट बना रखा है, तो जब वो आएगा जब देखेंगे। मेन जो प्रॉब्लम का एरिया है वो क्या है, कॉस्ट को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो याद कीजिए, हमारे यहाँ जो सर्विस सेक्टर वाले थे वो कॉस्ट को कैसे बांटते थे, एक तो स्टैंडिंग में और एक रनिंग में। तो सिंपल सी बात है, रनिंग यानी कि वेरिएबल, स्टैंडिंग यानी कि फिक्स्ड। और जो गुड्स वाले हैं वो इस तरह से क्लासीफाई ना करके वो क्या कहते थे, सर हमारे यहाँ तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। बात वही है ये फिक्स्ड और वेरिएबल ही। यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब हम हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो नो डाउट बढ़ती ही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में भी दो एलिमेंट निकल आते हैं कभी कभी, जिसमें से एक हो जाता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। और ऐसा कब होता है, जब हमारे यहाँ पर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए या घट जाए। कुछ कुछ याद है? चलिए जी, फिर अब फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। समरी नोट्स निकालिए अपने। हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ आउटपुट कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जानना चाहते हैं एक यूनिट की कॉस्ट। भाई एक यूनिट हमें कितने का पड़ता है, क्यों निकालना चाह रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमें सामने वाले से क्या प्राइस लेना है पर यूनिट का। और फॉर्मूला अभी हमने आपको समझाया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। ठीक बात है जी। ये किसके द्वारा लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो गुड्स बना रही हैं, कैसे गुड्स बना रही हैं, एक जैसे, वो भी बड़े लेवल पर। जैसे कि ईंटें बनाने वाली कंपनी बड़े लेवल पर काम करती है, तो ये जानना चाहेंगे कि एक ईंट या ईंट के एक लोट के कितने पैसे हम सामने वाले से मांगे। फॉर एग्जांपल पेन बनाने वाले, जूते बनाने वाले, आप एग्जांपल कोई भी उठा के देखिए, जनरली ये चीज़ें फॉलो हो जाती हैं। ठीक है, बस जो एक जैसे काम करेंगे हम उनकी बातें यहाँ पर करके चलेंगे। देखना जी, और ये सब होगा कैसे, हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। सॉरी,
हाँ जी, देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कैसे फुलफिल होता है, कॉस्ट शीट बनाने से। और कॉस्ट शीट ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये बताइए, ये रहा कॉस्ट का एलिमेंट, या तो डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर बोलते थे ओवरहेड, याद करो। और ओवरहेड को 3 भागों में बांटा जा सकता था, या तो फैक्ट्री लेवल पे लगने वाले, या ऑफिस में लगने वाले, या सेलिंग के लेवल पर लगने वाले। लेकिन एक बार के लिए हम कहते हैं कि यदि एक छोटी दुकान की बात करें तो वो 3 लेवल पर क्लासीफाई करता ही नहीं था। वो तो कहता था सर या तो मेरे पास होती है डायरेक्ट कॉस्ट या होती है मेरे पास में इनडायरेक्ट कॉस्ट। और समझने के लिए हम एक बार यही मान के चलेंगे कि ये 3 चीजें कुछ होती नहीं है। हम सीधा ये मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ तो कॉस्ट होगी डायरेक्ट या फिर कॉस्ट होगी इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब सीधी सी बात है ओवरहेड होगा। ठीक है जी। तो एक बार के लिए ये जो बाइफर्केशन हमने कर रखी है, आप इस चीज को इग्नोर कर दें। आप ये मान के चलें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है, इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। सर डायरेक्ट कॉस्ट के क्लासिफिकेशन याद करो, एक तो लगता था मटेरियल, एक लगता था एक्सपेंस, एक लगता था लेबर। तो इन तीनों को जोड़ लेते थे तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाती थी, डायरेक्ट कॉस्ट। और फिर हम कहेंगे कि यदि हम दोनों लेवल की कॉस्ट को जोड़ लें, चाहे वो डायरेक्ट हो या वो इनडायरेक्ट हो, उससे क्या बन जाएगी हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में अपना प्रॉफिट जोड़ लो तो क्या निकल आएगी, सेल यानी कि ये वही चीज निकलेगी कि आप पर यूनिट या इन टोटल सामने वाले से क्या चार्ज करना चाह रहे हैं। ठीक बात है जी। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इतना ये बताइए, हमारे यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग में हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें जानना चाह रहे हैं कि सामने वाले से एक यूनिट के कितने पैसे मांगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने पैसे जेब से लगे होते हैं वो मांग लेते हैं, प्लस हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ लेते हैं। और हम कहते हैं भाई इतने पैसे कॉस्ट के थे, इतने पैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थे, तो इतने पैसे तो हम लेंगे ही, यानी जिसे हम कहते हैं हमारा सेलिंग प्राइस। तो सर हमारे यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है, प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन डिपेंड करेगा सामने वाले की थॉट पे। तो हमारे यहाँ पर जो मेन चीज है जिसका एनालिसिस करना है वो क्या चीज होती है, कॉस्ट। कॉस्ट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, तो डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमारे यहाँ डायरेक्ट कॉस्ट के 3 हिस्से होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये तीनों ही क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी काम करेंगे तो खर्चा लगेगा, काम नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं लगेगा। काम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे, और काम कम करेंगे तो कम पैसे लगेंगे। यानी ये कॉस्ट आउटपुट के साथ लिंक्ड होंगी। ठीक है जी। इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यदि एक बार के लिए हम ये मान लें कि हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, यानी हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि पिछले साल हमने 1000 यूनिट बनाई थी, इस साल भी 1000 बनाएंगे, उससे अगले साल भी 1 बनाएंगे, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट लगती थी वही लगती रहेगी, सब्जेक्ट टू माइनर चेंजेस। लेकिन सर यदि हम हमारा आउटपुट ही बढ़ा दें, हम कह रहे हैं नहीं अगली बार से हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाती है। तो एक बार के लिए उससे इग्नोर कर देते हैं कि हम यहाँ आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है जी। तो कॉस्ट शीट के कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट, एक तो कॉस्ट, दूसरा होता है प्रॉफिट। इससे क्या निकल आता है, सेल। कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि प्राइम कॉस्ट या फिर ओवरहेड के रूप में भी क्लासीफाई किया जाता है। चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अगले पेज पर ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो एक बार इसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि एक बार सिंपल समझ लेते हैं चैप्टर को, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है जी। पॉइंट्स टू रिमेंबर को भी एक बार छोड़ दें, बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंपोर्टेड नोट नंबर 1 से, जो कि किसके बारे में बताता था, मार्कअप और मार्जिन के बारे में। और ये मार्कअप मार्जिन का क्या चक्कर है, तो अभी देखा हमने, हमारे यहां पर एक था कॉस्ट, दूसरा था प्रॉफिट इज इक्वल टू आया था सेल। तो ये जो प्रॉफिट का एलिमेंट था, इस प्रॉफिट के 2 हिस्से होते हैं, या तो होता है मार्कअप या होता है मार्जिन। ये बताइए, मार्कअप और मार्जिन दोनों सेम बातें नहीं होती। मार्कअप निकाला जाता है कॉस्ट पे, जैसे कि कॉस्ट यदि 100 रुपये है तो मार्कअप निकलेगा 20 रुपये, 100 का 20%, सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 120। लेकिन जब बात करेंगे मार्जिन की तो हम क्या कहेंगे,
ये निकलता है सेलिंग प्राइस पे। इसमें हमें सेल को क्या मानना पड़ता है 100, उससे निकालते हैं प्रॉफिट और फिर निकालते हैं हमारी कॉस्ट। सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मैं कहता हूँ ठीक है। देखिए जी, मान लीजिए आपने आपकी कॉस्ट शीट बनाई, आपके यहाँ पर आ गई आपकी टोटल कॉस्ट सपोज 100 रुपये। अब यदि क्वेश्चन कहता है कि मुझे चाहिए 10% मार्कअप, क्योंकि आपको तो यहाँ पर प्रॉफिट जोड़ के क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करेंगे 100 का 10% 10 रुपये जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन सपोज क्वेश्चन ये कहता कि हमारे यहाँ पर कॉस्ट तो कितनी है 100, लेकिन जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 10% मार्जिन। तो एक बात बताइए, अब हम इसे मानते x, ये हो जाता 0.10x, ये हो जाता 0.9x, तो इसे कैसे निकालते 100 डिवाइडेड बाय में 0.9। क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है जी, देखिए जी, तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ जी, अब हमारे यहाँ पर अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2, मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसे समझाता हूं मैं, देखना जी। ये बताइए हमारे यहाँ पर जो एलिमेंट है, एक तो है कॉस्ट, दूसरा है प्रॉफिट, इससे निकल कर आता है सेल। मुझे बताइए प्रॉफिट के बारे में बात कर चुके। कॉस्ट हमारे यहाँ पर दो प्रकार की है, एक तो है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि ओवरहेड। और एक बात बताइए, हमने आपको क्लास में बहुत बार ये भी बात समझाई है कि डायरेक्ट वो कॉस्ट है काम करेंगे तो लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। और ओवरहेड क्या है, काम करो या ना करो, खर्चा तो लगेगा। सर इससे क्या फर्क पड़ जाता है? बात यह है कि हमें कॉस्ट सामने वाले से क्या करनी है, रिकवर करनी है। ठीक है जी, तो यदि सामने वाला आता है कहता है सर मुझे 1 यूनिट बना के दो, तो बताओ उसने हमें काम दिया, काम करेंगे तो लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। अब उस 1 यूनिट को बनाने के लिए जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लगने वाला है वो तो हमें पता चल ही जाएगा कि कितना लगता है, तो उसको रिकवर करने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसे कैसे रिकवर करें, ओवरहेड को। ठीक बात है जी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सपोज हमारा साल का खर्चा 50,000 रुपये आता ही है। सर ये 50,000 रुपये क्या है? मैंने कहा रेंट, चौकीदार और छोटी मोटी चीज़ें लगा लो, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, छोटा टेलीफोन का बिल, भाई 50,000 रुपये लगते ही हैं साल के, चाहे हम काम करें या ना करें। तो ये बताओ सामने वाला बंदा आता है और कहता है सर मुझे एक पेन बना के दो आप 10 रुपये वाला। मैं कहता हूँ ठीक है जी, बना के दे देते हैं 10 रुपये वाला पेन। तो हम बताओ सामने वाले से क्या मांगेंगे? प्रॉफिट। 1-2 रुपये का पेन है, 1-2 रुपये पर पेन प्रॉफिट ले लेंगे। बात आई कॉस्ट रिकवर करने की, तो जो पेन बनाने में हमारा मेटेरियल लगने वाला है सपोज 2-4 रुपये का, वो लग गया। हम कहते हैं चलो 4 रुपये का लग गया, 1 रुपये प्रॉफिट, 5 रुपये। ठीक है जी। अब बात आती है ओवरहेड रिकवर करने की, तो क्या सारा का सारा 50,000 रुपये सामने वाले से मांग लूँ? ऐसे तो भाग जाएगा ना वो। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम ओवरहेड को रिकवर करने का एक जुगाड़ बनाते हैं, और उस जुगाड़ को क्या बोलते थे हमारे यहाँ पर? रिकवरी रेट। मुझे एक बात बताओ, ये रिकवरी रेट हर व्यक्ति अलग अलग रूप में बना सकता है। किसी का बेस कुछ होता है, किसी का बेस कुछ होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओवरहेड। यानी खर्चा रिकवर करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसीलिए इसको इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है? ओवरहेड। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हमने कहा आपको कितने रुपए रिकवर करने हैं? 50,000।
तो ये व्यक्ति आइडिया लगाता है कि सामने वाले से कितने रुपए रिकवर करे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा बेस बनाता हूं मैं, देखना जी। हम अकाउंट्स का थोड़ा बेस लेंगे इसमें। हम कहते हैं ये बताओ तुम्हारा ईयर 1 में कितने यूनिट सेल किया था। उसने कहा सर मैंने पिछले साल बेचे थे 10,000। अच्छा जी। हमने कहा ईयर 2 के अंदर आपने जो सामान बेचा वो कितना बेचा। उसने कहा सर इस साल तो मेरे बने 9500 यूनिट ही। हमने कहा तीसरे साल की बात कर लेते हैं, आपने कितने यूनिट बेचे। उसने कहा सर मैंने बेचे 10,500। यानी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज, यानी कि मोटा मोटा ये बंदा हर साल लगभग कितने यूनिट बेचता है, 10,000। तो हम क्या कहते हैं यार ये इस साल में कितने यूनिट बेचेगा, कम से कम भी 10,000 यूनिट बेचेगा। तो हम कहते हैं भाई तू एक काम कर, एक मिनट, तुझे कितने रुपए रिकवर करने हैं, 50,000। तो इसको कर ले 10,000 से डिवाइड और 5 रुपए पर यूनिट का तू खर्चा सामने वाले से मांग लियो। अब सामने वाला यदि हमारे पास आता है और कहता है सर मुझे एक पेन बना के दो, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे देख भाई 1 रुपया मैंने मांगा तुझसे प्रॉफिट का, 5 रुपये हमें किसके चाहिए, हमारे ओवरहेड के, और ये 4 रुपये का एक खर्चा लग ही रहा था। तो भाई तो एक काम कर 10 रुपये निकाल कर दे दे। ठीक है जी। इस तरह की बातें हमने क्लास में की थी ओवरहेड रिकवरी के बारे में। लेकिन एक बात बताइए, ये जो 10,000 यूनिट है, यानी ये जो बेस है, बेस फॉर रिकवरी, क्या ये जरूरी है कि मैं इसे सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट तक ही कन्फाइन करके रखें? कोई जरूरी नहीं सर। एक दूसरा व्यक्ति आता है कहता है सर नंबर ऑफ यूनिट की कोई गारंटी नहीं है हमारे यहाँ कितने बनेंगे या कितने नहीं बनेंगे। सर आप एक काम करो, हमारे यहाँ पर जो लेबर आवर लगते हैं आप उसके हिसाब से इस बेस को बेस बना लो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, वैसे बन जाएगा। एक व्यक्ति ये भी तो कह सकता है सर लेबर आवर को छोड़ो, हमारे यहाँ तो हम इसे मशीन आवर के हिसाब से बेस बना सकते हैं। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ये भी हो सकता है। एक व्यक्ति अगर कहता है सर नहीं, एक काम करो ना सर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी उसके हिसाब से रिकवर कर लो। हमने कहा जी जितने मुंह उतनी बातें हैं, हम किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से जो पिक्चर में आते हैं वो बहुत सारे क्या आते हैं, रिकवरी रेट निकालने के तरीके आते हैं। ठीक है जी। तो एक बार चेक करते हैं हमारे नोट्स में। देखिए जी, हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट नंबर 2 है मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड। यानी जब आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो भी आपकी लगेगी उसको बेस बनाएंगे तो आप निकाल सकते हैं आपका रिकवरी रेट। और एक बात बताइए, ये जो ऊपर की अमाउंट है ये यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड ले रखी है क्योंकि ये पिछले एग्जांपल के साथ मैचअप करती है। हमारे यहाँ पर क्या जाएगी टोटल कॉस्ट, मुझे बताइए ये तो कभी बदलने वाली है ही नहीं। सही बात है। बस हमारे यहाँ पर ये जो बेस है वो बदलता है। ये बताइए, हमने जब क्लास में आपको पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप जो मेथड लेंगे वो कौन सा लेंगे, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। जैसे कि अभी बात आई 50,000 रुपये रिकवर करने हैं, साल के 10,000 यूनिट हैं तो 5 रुपये ले लीजिए। आपने कुछ और एग्जाम्पल लिख रखा है उसे मत चेंज कीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है जी। दूसरा, आप यूनिट कॉस्ट ना लेकर आप क्या ले सकते हैं, लेबर आवर या मशीन आवर ले सकते हैं। तो चलिए एक बार मशीन आवर और लेबर आवर को देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जी, ये बताइए रिकवर तो 50,000 रुपये ही करने हैं, लेकिन अब हम 10,000 को डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हम नंबर ऑफ यूनिट के ऊपर बेस नहीं रहना चाहते। तो ये बताइए, हमने कहा लेबर आवर के रूप में भी आप अपना रेट निकाल सकते हैं। और वो कैसे होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना होगा कि आपकी फैक्ट्री में कितने लेबर आवर लगते हैं। ठीक है जी। तो देखिए जी, हमने कहा आपने कैसे किया, ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर हैं 100, यानी हमारी फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं और हमारी फैक्ट्री 300 दिन चलती है, हम 8 घंटे काम करते हैं।
ठीक है जी। तो पहली बात तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आवर्स कि कितने हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप सभी को पता है कि ये हो गया 2,40,000। अब एक बात बताओ, ये तो कुल आवर हो सकते थे ना जितना काम होता। इन्होंने कहा कि 5% का तो शॉर्ट टर्म चला जाता है, तो ये माइनस कर देते हैं हमारे यहाँ पर, सॉरी 5%, तो ये कितना बच जाएगा 2,28,000 घंटे। ठीक बात है जी। और अब आप क्या करेंगे, 50,000 के बटे में कितना लिख लेंगे 2,28,000। अब जो भी आएगा वो क्या जाएगा, पर आवर रेट आएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ जाएगा, इससे फर्क ये पड़ जाएगा कि अभी तो सामने वाला आया था और हमने उससे क्या कहा कि भाई तू क्या कर 5 रुपये पर यूनिट दे दे। अब हम ये 5 रुपये पर यूनिट नहीं मांगेंगे, अब हम क्या कहेंगे, भाई तू ये बता 1 यूनिट बनने में कितने घंटे लगते हैं। उसने कहा सर सपोज 10 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनने में, ठीक है जी। तो अभी जो रेट आया होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को निकाल लेंगे। ठीक बात है जी। सेम ये पोजीशन किस में रहेगी, मशीन आवर में। पर मशीन आवर भी एक बार कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है जी। देखिए जी, मशीन आवर कैसे कैलकुलेट करोगे, बस लेबर जैसा ही है पर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। जैसे कि देखना, मशीन आवर में होगा क्या, वर्किंग कैपेसिटी 90%, ब्रेकडाउन है 10% का, हॉलीडे है 7। ये क्या हुआ है कि मैंने आपके मॉड्यूल से एक एग्जांपल में से डाटा उठा रखा है, ठीक है जी। लगभग सेम ही था। जैसे कि हमने कहा साल में कितने दिन होते हैं 365, ठीक है जी। इन्होंने कहा हमारे यहाँ छुट्टी कितनी पड़ती है, तो एक बात बताइए, हमारे यहाँ 52 हफ्ते मान के चले जाते हैं और 52 हफ्ते के हिसाब से 52 तो संडे हो गए जी, ठीक बात है। और हमारे यहाँ पर 7 अदर हॉलीडेज हो गए। तो हमारी फैक्ट्री में काम कितने दिन होते हैं, 306 दिन। सर ये ऐसे नहीं निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ मशीन इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकाला जा सकता है, बट हमने क्वेश्चन ऑफ वैरायटी थोड़ा चेंज करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है जी। तो एक बात बताइए, 306 में से 52 दिन तो सैटरडे हो गए, तो 254 दिन जो निकल कर आए वो निकल कर आए नॉर्मल। सर ये क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये इसलिए कि सैटरडे को ये लोग कितने दिन काम करेंगे, सॉरी कितने घंटे काम करेंगे 5, और बाकी पूरा दिन ये कितने घंटे काम करेंगे 8। तो ये इतने घंटे काम हो सकता था। मैं नहीं कह रहा कि ये हुआ होगा, इतना हो सकता था। तो एक बार ये कितना था, तो ये आ गया जी 2292। यदि कैलकुलेशन एरर लगे तो प्लीज एक्सक्यूज करना, ठीक है जी। अब ये बताइए 2292 घंटे तो वो है ना जिसमें काम हो सकता था। सवाल में एक बात लिखी थी कि मशीन बीच में 10% खराब भी हो जाती है, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जी, हमारे यहाँ पर होगा क्या, ब्रेकडाउन माइनस हो जाएगा, इसमें से 10% जो निकल कर आएगा वो मशीन घंटे अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि आप उसमें से भी कितना यूटिलाइज करेंगे, 90%, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो पूरा दिन पूरी रात लग के मशीन को इस्तेमाल कर पाए, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर लेबर आवर भी निकाले जा सकते हैं और मशीन आवर भी, और उससे क्या होगा, हमारे रिकवरी रेट पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेबर आवर और मशीन आवर की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। हमारे यहाँ नोट नंबर 3 है, ये किसके बारे में है, ये वही है, याद कीजिए, चेंज इन आउटपुट के बारे में बात होगी, पर ये अभी नहीं करते। पहले हमारे इतनी चीज़ों को देख लेते हैं। हमने नोट नंबर 2 देख लिया, नोट नंबर 1 देख लिया। अच्छा, नोट नंबर 2 में थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। फॉर एग्जांपल देख लो एक बार, जैसे कि यूनिट मेथड नंबर 4 हमने देख लिया, 5 और 6 की बात ही नहीं हो रही है, और पहले 2-3 हैं वो ये हैं कि आप लेबर आवर, मशीन आवर या यूनिट को बेस ना बनाकर
आप मटेरियल कॉस्ट को बेस बनाएं, डायरेक्ट लेबर को बेस बनाएं, या प्राइम कॉस्ट के परसेंटेज के रूप में, यानी ये कौन से मेथड थे जो प्रीवियस ईयर के डाटा को बेस मानकर एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में ओवरहेड रिकवर करने की बातें करती हैं। तो ये सब चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है। ठीक है जी। तो ये बताइए, यहाँ तक बातें हैं हमारे नोट नंबर 1 की और नोट नंबर 2 की। ठीक है जी। चलिए जी, एक बार शुरुआत से आ जाइए, जहाँ पर हमने बिल्कुल ही बेस में आपको एक चीज़ समझाई थी, जो कि क्या है, ओवरहेड के बेसिक डिस्कशन। देखिए जी, तो ये बताइए, ओवरहेड इसको रिकवर करने के लिए क्या निकाला जाता है, रिकवरी रेट। और रिकवरी रेट के जो बेस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी सामान बिकने से संबंधित जो खर्चे हैं, इसके लिए जो सबसे सूटेबल बेस लग रहा है वो लग रहा है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। भाई जितनी यूनिट बिकी हैं पिछले साल, इस साल, उसके हिसाब से इसका खर्चा बेस करो। ठीक है जी। इसी तरह से ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब मुझे बताइए, ये भी आप कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये एक सर्टेन परसेंटेज के रूप में लिया जाता है। परसेंटेज किसकी, जो भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज हम क्या ले लेंगे, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ले लेंगे। और हमारे यहाँ जो फैक्ट्री ओवरहेड है, अरे इसको बेस बनाने के लिए तो बहुत से मेथड हैं, जैसे लेबर आवर, मशीन आवर, ये प्राइम कॉस्ट, ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। अरे भाई इसको रिकवर करने के तो जान बिना के मेथड है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक फुली फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे, और उसके अंदर होगा क्या, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, लेकिन ये है कि उसमें 3 अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर रखा है इनडायरेक्ट कॉस्ट को। बस रिकवरी रेट समझ में आना चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है जी। और ये तो आपको पता ही है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये एक्सपेंस, ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए जी, हमने क्लास में क्वेश्चन देखा था, देखिए जी, कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डाटा प्रिपेयर कॉस्ट शीट। रफ में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं यहीं पर। ये बताइए, एक तो चाहिए मटेरियल, एक चाहिए लेबर, एक चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या निकल कर आएगा, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में क्या चाहिए, वर्क्स ओवरहेड। फिर क्या चाहिए, ऑफिस ओवरहेड। और फिर क्या चाहिए, सेलिंग ओवरहेड। ये बताइए, तीनों इकट्ठे भी दिए हो सकते थे, पर यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी। आखिरी में क्या जोड़ लेंगे, प्रॉफिट, और इससे क्या निकल आएगा, सेल। बीच में जो डाटा होता था एक बार उसे इग्नोर कर लो, क्योंकि अभी तो समझ ही रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी हमारे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। ये बताइए, डायरेक्ट मटेरियल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। मतलब पहले कितना पड़ा था, फिर कितना खरीदा, उसको लाने ले जाने में कितना खर्चा हो वो जोड़ लो, माइनस कर लो कितना अभी पड़ा है, तो क्या निकल कर आएगा, डेट कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया। तो ये बताइए, हमारे यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था शुरू में पड़ा था 5000, अभी पड़ा है 10000, तो ये तो बाद में माइनस हो जाएगा। 10000 हमने खरीदा 60000 का, तो 5000 का पड़ा था, 60000 का और आया 65 हो गया। 10000 का अभी भी पड़ा है, तो अभी कितना लग गया, 55। लेकिन इसको लाने ले जाने में कुछ खर्चा हुआ होगा, उसको भी कंसीडर करते हैं हम साथ में। फ्रीट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 500 रुपये, तो ये भी इसको हम यहाँ पर जोड़ के चलते हैं। ये चीज़ भी हो गई हमारे यहाँ पर। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, देखिए जी, याद कीजिए हमारे यहाँ पर 2 बातें होती थी। रुकिए मैं समझाता हूँ आपको। देखना जी, ये कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का पॉइंट है। हमने कहा हमने मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, ये क्या है, मटेरियल अकाउंट। ठीक है जी, 1 किलो मटेरियल है,
ये बताइए, पहली बात तो मटेरियल खरीदने का उद्देश्य उसको बेचना नहीं होता, ठीक बात है। अब हुआ ये मटेरियल या तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में डालेंगे, या फिर हम इसको सेल करेंगे। सेल क्यों करेंगे सर? तो हो सकता है भाई ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो उसे बेचना बढ़िया रहता है। अब फॉर एग्जांपल यदि हमने इसको बेचा 110 रुपये में, तो एक बात बताओ, यदि हमने यहाँ 110 लिखा तो यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 रुपये जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। या तो कर लो ऐसे, या इसको ऐसे लिख लो, 100 रुपये यहाँ लिखो, 100 रुपये का गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधा 10 रुपये के रेट में डाल देना, ठीक है जी। यानी कि कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। इसको कहते हैं कॉस्ट से कॉस्ट माइनस करना, ठीक है जी। ऐसा भी कर सकते थे, पर हम कॉस्ट शीट में प्रेफर करते हैं इसको, ठीक है जी। हम माइनस कर देते हैं। ये बताइए, हमें कॉस्ट शीट में इफेक्ट नहीं लेना, तो मटेरियल कितने का बिका ये तो मैटर करता ही नहीं है, हम तो उसकी क्या करेंगे, कॉस्ट को माइनस कर देंगे। अभी मैं प्रोसेसिंग वाले पार्ट पर भी आता हूँ, पर एक बार ये देखिए। ये बताइए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड दिया है 2400 रुपये। ये बताओ, यदि ये सेल दिया होता तो 2400 माइनस थोड़ा ना होता, फिर इसकी कॉस्ट ढूंढ के यहाँ से माइनस करते हैं, समझ रहे हो। तो ये 500 रुपये यहाँ जुड़ेंगे और ये 2400 रुपये यहाँ से माइनस होंगे, ठीक है जी। अब बात आती है सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब इसके बारे में भी समझाता हूँ आपको, सेल्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है जी। ये बताइए, यदि यही चीज प्रोसेसिंग में गई, जो कि हमारा काम है, ठीक है जी। ये बताइए, जो प्रोसेसिंग में जाएगी फिर तो ये कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, डेबिट में। लेकिन प्रोसेसिंग के साथ साथ इसका कुछ वेस्ट निकल कर आया, फॉर एग्जांपल 10 रुपये। ये बताओ, 10 रुपये वो चीज़ है ना जो हमारे 100 रुपये में से ऑलरेडी 10 रुपये रिकवर हो गए। फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग में जो गया वो गया 90 रुपये और वेस्ट निकल कर आया 10 रुपये। तो एक बात बताओ, ये जो 90 रुपये है, अरे ये तो ऑलरेडी कॉस्ट शीट में आ गया। लेकिन यदि आपने यहाँ पर भी 100 डाल दिया, इसका मतलब क्या है, आपने 10 रुपये का जो वेस्ट है आपने उसे क्या मान लिया, एबनॉर्मल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। जबकि वेस्ट तो एक नेचुरल चीज़ है, रेगुलर चीज़ है, ये आती ही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेस्ट का सेल प्राइस माइनस कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई 100 में से 10 रुपये तो आ ही गए, जो बाकी बचेगा वो कॉस्ट में चला जाएगा और कस्टमर से चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए जी, तो हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड की बात भी आपको समझ में आ गई, माइनस होगा, और ये सेल प्राइस होगा। और यदि यहाँ पर एक कॉस्ट दे दे तो आपको क्या माइनस करना है, सेल प्राइस, क्योंकि वो कॉस्ट को कम करने की बात हो रही है, ठीक है जी। तो ये बताइए, यहाँ तक बात समझ में, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट देखिए, तो कह रहे हैं एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। अभी तो बताओ, नॉर्मल वेस्टेज की तो बात हो ही नहीं, बात किसकी हो रही है, एबनॉर्मल की। तो ये बताओ, एबनॉर्मल खर्चा क्या कस्टमर बियर करेगा या हम बियर करेंगे? सर अभी तो आपने बताया, यदि कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, यानी मटेरियल बेचना एक एबनॉर्मल आइटम है, यानी इसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है, तो एबनॉर्मल लॉस को भी प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। इसीलिए ये कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा, हम इसे माइनस कर कर चलेंगे, ठीक है जी। तो ये कितना आता है, एक बार निकाल लेते हैं। ये आया जी 51,900 रुपये। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आप सबको क्लियर हो गई, ठीक है जी। ओके, चलिए जी, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखना जी, अगला टॉपिक है मेटेरियल खर्चा। लिख दो, सीधा ही बता दिया 40,000 रुपये, तो हम क्यों दिमाग लगाएं, सीधा 40,000 लिख देते हैं। आगे इन्होंने कहा इफेक्टिव मशीन आवर। ये बताओ, ये इफेक्टिव मशीन आवर क्यों बता रहे हैं, ताकि ये रिकवरी रेट निकालने की बात कर सके, ठीक है जी। और या तो ये रिकवरी रेट ही बता दे तो अच्छी बात होगी, यानी 4000 घंटे लगे 8 रुपये के हिसाब से। तो ये बताओ, हमारे यहाँ पर जो ये वाली कॉस्ट है, ये आ गई 8 चौक 32,000 रुपये। हाँ जी, ठीक है। और देखिए, इन्होंने कहा ऑफिस ओवरहेड जो लगेंगे वो लगेंगे 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो एक बात बताओ, वर्क्स कॉस्ट कहीं यहाँ पर आती है? तो एक बार इतना जोड़ लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला तो नील मान लेंगे। ये 51,900 प्लस 40,000,
ये आ गया जी 91,900, इसमें जोड़ लेते हैं 32,000 रुपये, तो ये आ गया जी हमारे यहाँ पर 1,23,900। इसका 10% क्या है, ऑफिस कॉस्ट है, तो ये आ गया जी 12,390 रुपये। ठीक है जी, तो ये भी हमने देखा। अब इसके अलावा बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की। ये कह रहा है 75 पैसे पर यूनिट पर लगेंगे, तो हमने कितनी यूनिट बनाई है और कितनी बेची है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, अच्छा बीच में हमने सवाल के अंदर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री कर रखी है, उसे नहीं देख रहे। एक बार हम टोटली यहीं पर रफ में सवाल निकाल रहे हैं, वो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है जी, ये खर्चा सेलिंग का कितने पे लगेगा, 7200 इंटू 7.5, सॉरी 0.75, तो ये आ गया जी 5400 रुपये। और इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, रफ में एक तरह से टोटल कॉस्ट निकल कर आएगी, उसमें हम हमारा प्रॉफिट जोड़ लेंगे और फिर निकल आएगी सेल। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने सेल यूनिट और सेल प्राइस बता रखा है, तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट क्या निकल कर आएगा जी, बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा। वो सब वर्किंग अब मेन सोल्यूशन में समझते हैं। ठीक है जी, आइए तो मुझे बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर तक एक्सपेंस है नहीं, प्राइम कॉस्ट जो भी आई आ गई होगी हमारे यहाँ पर। इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड हमने जो अभी लिखा, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें ग्रोस वर्क्स कॉस्ट आ गई, ठीक है सर। क्लोजिंग और ओपनिंग WIP की यहाँ पर बात हो नहीं रही, तो यानी जो यही चीज़ है वो यही है। ठीक है जी, ऑफिस एंड ओवरहेड तक कोई दिक्कत आई नहीं है। यहाँ तक जो सवाल है उसका डाटा मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सेलिंग एंड ओवरहेड भी आपको समझ में आ गया होगा, कॉस्ट ऑफ सेल निकल कर आ गई होगी, प्रॉफिट और सेल निकालने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये वाला एरिया कि ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे वर्क करे। ठीक है, चलिए जी इसे देखते हैं। देखना जी, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन का एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपने वे से समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने कहा ऊपर तक अभी तक जितनी भी यूनिट बनाई ना, सपोज हमने 1000 यूनिट बनाई है अभी तक, ठीक है, और इसको बनाने में हमारे यहाँ पर लग रहे हैं 1 लाख रुपए। तो ये बताओ, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 रुपये। ठीक है जी, अब जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हम कह रहे हैं यदि हमने 1000 में से सिर्फ 900 ही यूनिट बेची है, तो एक बात बताओ, हमारे यहाँ पर ये जो खर्चा लगेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये तो 900 पे लग जाएगा। लेकिन ये जो कॉस्ट है, यदि इसे 1 लाख का 1 लाख उतार लिया तो गलत हो जाएगा। ये तो मतलब यही हुआ ना कि सेल आई 900 की, आपने कॉस्ट हटा दी 1000 की, तो प्रॉफिट उल्टा हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जब आपने बेचा ही 900 है, तो आप खर्चा भी कितने का माइनस कीजिए, 900 का। आप एक काम कीजिए, 100 यूनिट की जो कॉस्ट है, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप उसे क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए। तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 100 इंटू 100, यानी कि 10,000 रुपये, 90,000 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। अब इसके ऊपर सेलिंग वाला खर्चा जोड़कर टोटल निकालना और सेल की वैल्यू लिखो और फिर प्रॉफिट की वैल्यू लिखो, और इस तरह से कॉस्ट शीट का ये रिवीजन था हमारे पास में। ठीक है जी, तो मुझे बताइए यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है जी। अच्छा, अभी एक बार स्कैनर वाले को उठाना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा स्कैनर के क्वेश्चन कब करने हैं आपने। अभी स्टार्टिंग में एक बार मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूं, उसके बाद आप स्कैनर के क्वेश्चन उठाना। अभी देखिए, हमने नोट नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक दिखा देता हूं मैं क्या पेंडिंग चल रहा है अभी। पेज नंबर जो स्टार्टिंग यहाँ से शुरू हो रही थी 9 से, अभी जो नेक्स्ट पेज है 10, और एक जो इससे अगला पेज है, ये मैंने आपको नहीं समझाया, ये मैं समझाऊंगा।
और जो हमारा नोट नंबर 3 है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वो समझाने के बाद आप सभी के सभी स्कैनर से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है जी। बाकी की क्लास या बाकी की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, टाटा बाय बाय।